हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य डॉट 104 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेजर कोर्स 11 हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम सिलेक्टेड क्वेश्चन में से उन सभी प्रश्नों को हम देख चुके हैं। हम उन्हीं प्रश्नों में से पहला प्रश्न को देखने वाले हैं, जिनमें से पहला हमारा प्रश्न है कि हिंदी कथा साहित्य की परिभाषा एवं उसके प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा सिलेक्टेड क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन था, जिसका आंसर हम आज की इस वीडियो में हम देखने का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, साथ ही दोस्तों, आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो कि हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे। ठीक है, तो आप वहां पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो होने वाला है दोस्तों, वो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं देर ना करते हुए। पर सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से हम देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की आंसर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हिंदी कथा साहित्य, क्या बता रहा है कि हिंदी कथा साहित्य है ना, कथा साहित्य की सबसे पहले परिभाषा देना है, साथ ही उसके प्रमुख तत्वों का भी वर्णन करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन ये रहा हमारा। अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो आंसर है हमारा दोस्तों, उत्तर है। उस आंसर की तरफ बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हिंदी कथा साहित्य, ठीक है, हिंदी कथा साहित्य भारतीय साहित्य की एक समृद्ध और विविध धारा है। ठीक है, किस चीज़ का? तो भारतीय साहित्य का, है ना, जिसमें गद्य के माध्यम से कहानियों का सृजन किया जाता है। गद्य कहानियाँ हमारा किस विधा में आता है? तो गद्य में आता है ना। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि जिसमें गद्य माध्यम से कहानियाँ का सृजन किया जाता है। यह विधा मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं, भावनाओं, अनुभवों और समाज की जटिलताओं को कथा के रूप में प्रस्तुत करती है। अर्थात ये जो कथा साहित्य होता है, इसमें कहानी के रूप में रचनाएं की जाती हैं। ठीक है, इसमें से उपन्यास, कहानी, लघु कथा एवं अन्य कथात्मक रूप शामिल होते हैं। अर्थात हम समझ सकते हैं दोस्तों, कथात्मक मतलब कि जो कथा के रूप में लिखा हुआ हो, पद के रूप में ना लिखा हुआ हो। ठीक है, जो पाठक को मनोरंजन, ज्ञान और भावात्मक संतुष्टि प्रदान करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को प्रदान करने का काम कौन करते हैं? कथात्मक साहित्य करने का काम करती हैं। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि हिंदी कथा साहित्य का विकास सदियों से होता रहा है, मतलब कि बहुत पहले से होता आ रहा है। ठीक है, जिसमें से मौखिक परंपराओं से लेकर के आधुनिक मुद्रित कृतियाँ तक एक लंबा सफर तय किया गया है। ठीक है, इस क्षेत्र में अर्थात हम सबसे पहले समझ सकते हैं कि पूर्व में, बहुत आज से बहुत समय पहले की यदि बात करते हैं, तो जब मुद्रित कृतियाँ का समय नहीं था, उससे पहले क्या होता था कि मौखिक रूप में, मौखिक परंपराओं के रूप में चीज़ें को यादें की जाती थी। ठीक है, पढ़ी जाती थी। ठीक है, लेकिन जब से मुद्रित माध्यम हमारे पास उपलब्ध हुई हैं, तब से मुद्रित माध्यम के रूप में भी हमारा एक जो साहित्य है वे पनपा है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं दोस्तों कि हिंदी कथा साहित्य की परिभाषा को हम सबसे पहले देखने का काम करेंगे, है ना। बताया जा रहा है कि हिंदी कथा साहित्य को परिभाषित करना एक विस्तृत कार्य है, क्योंकि यह एक गतिशील और विकसित होती हुई विधा है। मोटे तौर पर इसे हिंदी भाषा में रचित वह गद्य साहित्य जिसमें कल्पना, यथार्थ या दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, क्या क्या बताया जा रहा है कि कल्पना, जो कि हम काल्पनिक सोच रखते हैं। ठीक है, यथार्थ, जो सच्चाई पर आधारित हो। ठीक है, अर्थात या फिर दोनों के मिश्रण से एक कथा का वृतांत प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है ना। सबसे पहले एक काल्पनिक भी हो सकता है, दूसरे यथार्थ के रूप में भी हो सकता है, और तीसरा दोनों का मिश्रण भी हो सकता है। ठीक है, यह कथा साहित्य घटना, चरित्र या स्थिति पर आधारित हो सकती हैं। इसका उद्देश्य पाठक को विचार, भावना और अनुभव से जोड़ना होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहले कि कथा साहित्य की कुछ प्रमुख परिभाषाएं, जो कि निहितार्थ रूप में दिया गया है, इस प्रकार से है। सबसे पहले हम घटनाओं के क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण के तौर पर देखेंगे, उसके बाद हम आगे अन्य भी कारकों के माध्यम से देखेंगे। ठीक है,
तो बताया जा रहा है कि कथा साहित्य में घटनाओं को एक निश्चित क्रम में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें कथात्मक का निर्माण होता है। ठीक है, कथात्मक मतलब कहानी, याद रखिएगा, है ना। यह घटनाओं का क्रम तार्किक, कालानुक्रमिक या विशेष उद्देश्य के लिए अवस्थित भी हो सकता है। ठीक है, हमारा दूसरा अब देख सकते हैं दूसरा रूप में कि मनोरंजन और शिक्षा के रूप में भी कथा साहित्य को परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, क्या बता रहा है इसमें कि कथा साहित्य एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पाठक का मनोरंजन करता है ना। इसके साथ ही यह नैतिक, सामाजिक या दार्शनिक संदेशों को भी परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से संप्रेषित करने का काम करता है, जिससे पाठक को कुछ सीखने को मिलता है ना। आगे हम देखते हैं कल्पना और यथार्थ का समन्वय के रूप में देखने का काम करेंगे कि बताया जा रहा है इसमें कि कथा साहित्य में कल्पना और यथार्थ का अद्भुत समन्वय होता है ना। लेखक अपनी कल्पना के पंख लगाकर ऐसी दुनिया का निर्माण करता है जो यथार्थ पर आधारित होते हुए भी नवीनता के लिए होती है ना। चलिए हम आगे देखते हैं गद्य विधा के रूप में कथा साहित्य को परिभाषित करने का काम करेंगे। बताया जा रहा है कि कथा साहित्य मुख्यतः गद्य में लिखा जाता है, जो इसे कविता से भिन्न बनाता है। गद्य में भाषा की स्वतंत्रता अधिक होती है और वह यथार्थ के अधिक निकट मानी जाती हैं, जिससे घटनाओं और चरित्रों का विस्तृत वर्णन संभव होता है। आगे हम देखते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिबिंब के आधार पर कथा साहित्य को अपने समय के समाज और संस्कृति का दर्पण होता है। उस दौर की राजनीति, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां, विश्वासों और रीति रिवाजों को प्रतिबिंबित करने का भी काम करता है। अर्थात जो कथा साहित्य जो है वे सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिबिंब को ध्यान में रखते हुए भी इसको कथा साहित्य को परिभाषित की जा सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों कि हिंदी कथा साहित्य का प्रमुख तत्व है ना। क्या बता रहा है कि प्रमुख तत्वों को हम निम्नलिखित तरीके से देख सकते हैं, जिसमें से हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, पहला हमारा आता है कथानक। याद रखिएगा कि कथानक के रूप में जितने भी प्रमुख तत्व होते हैं वे मुख्यतः 6-7 होते हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम उन सभी पॉइंटों को हमको ध्यान में रखकर आंसर को लिखना है, ताकि एग्ज़ाम में हम बेहतरीन तरीके से पॉइंट वाइज आंसर लिख सकें और बेहतरीन से बेहतरीन नंबर हमको मिल सके, है ना। इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए हम आंसर को तैयार कर रहे हैं। यदि आप दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब अवश्य करने और साथ ही शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कथानक। सबसे पहले कथानक को देखते हैं कि कथानक किसी भी कथा साहित्य की रीढ़ होती है ना। कथानक मतलब कि जो कहने वाला हो, है ना। कथा किसी भी कथा का साहित्यिक रीढ़, कथा साहित्य की रीढ़ होता है, जो कहने वाला होता है दोस्तों, वे कथा साहित्य की रीढ़ होती है ना। यह घटनाओं का वह क्रमबद्ध ढांचा है जिसके चारों ओर कहानी घूमती है ना। ध्यान दीजिएगा कि जिसके चारों ओर कहानी घूमती हुई आती हैं। यह घटनाओं का केवल एक संग्रह नहीं, बल्कि उनके बीच के कारण, कार्य, संबंध और आंतरिक तर्क को भी दर्शाता है। कथानक में सामान्यतः निम्नलिखित अवस्थाएं भी होती हैं। प्रारंभ, मतलब कि कहानी में जो कथानक होता है उसका प्रारंभ होगा और कुछ होगा जो कि हम निम्नलिखित तरीके से देखते चलेंगे। ठीक है, इसमें पहला दिया गया है दोस्तों कि कहानी की शुरुआत, जहां पात्रों, परिवेश और आरंभिक स्थिति का परिचय दिया जाता है, उसको प्रारंभ मतलब कि यहाँ से माना जा सकता है। ठीक है, कथानक का। उसके बाद आता है उत्थान, है ना। हमारा उत्थान आता है, इसमें बताया गया है कि घटनाओं का वह क्रम जहाँ संघर्ष या समस्याएं बढ़ती हैं और तनाव का निर्माण होता है, यह होता है उत्थान हमारा, है ना। अब आगे आता है चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष में क्या बताया गया है कि कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और तनावपूर्ण क्षण, जहाँ संघर्ष अपने चरम पर पहुंच जाता है और स्थिति में निर्णायक मोड़ आता है। उसके बाद आता है हमारा दोस्तों पतन। पतन आता है, उसमें बताया गया है कि चरमोत्कर्ष के बाद का घटनाक्रम जहां तनाव कम होने लगता है और संघर्ष का परिणाम स्पष्ट होने लगता है, उसको हम पतन के रूप में जानते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हमारा समाधान, या तो फिर कह सकते हैं निष्कर्ष, है ना, कथानक का। तो कहानी का अंत जहां सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है या कहानी एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाती है। ठीक है, अर्थात वह कहानी वहां पे जहाँ पे लास्ट होती है, उसी के बारे में यहाँ कहा गया
है। अब कहानी के द्वितीय तत्व के रूप में हम देख सकते हैं दोस्तों, दूसरा तत्व के रूप में हम देख सकते हैं कि बताया गया है चरित्र चित्रण। ठीक है, पहला क्या था? कथानक था, दूसरा चरित्र चित्रण। ठीक है, चरित्र चित्रण के अंतर्गत बताया गया है दोस्तों कि चरित्र कथा साहित्य के प्राण होते हैं, है ना। कथानक को क्या कहा गया था? रीढ़ कहा गया था, है ना। अब यहाँ पे इसको क्या कहा गया है? प्राण। ये वे व्यक्ति होते हैं जिनके माध्यम से कहानी आगे बढ़ती हैं और जो घटनाओं को प्रभावित करते हैं। चरित्र चित्रण का अर्थ है पात्रों के व्यक्तित्व, स्वभाव, विचार, भावनाओं और क्रियाओं का वर्णन करना ताकि वे पाठक के सामने सजीव प्रतीत हों। चरित्र दो प्रकार के होते हैं। एक मुख्य चरित्र, देखते हैं पहले कि कहानी का केंद्रीय पात्र जो होता है, जिसके इर्द गिर्द कथा घूमती हैं, उसको मुख्य चरित्र कहा जाता है। ठीक है, मुख्य पात्र के रूप में भी जिसको जाना जाता है। एक गौण चरित्र अर्थात गौण पात्र के रूप में भी होता है, जो मुख्यतः चरित्र के विपरीत होते हैं या कहानी के सहायक होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं गौण पात्र जो मुख्य पात्र के इर्द गिर्द होते हैं, मतलब कि उसके सहायक होते हैं। ठीक है, उसको गौण पात्र या गौण चरित्र के रूप में भी जाना जाता है। अब हमारा आता है दोस्तों तीसरा क्या आता है? तीसरा में संवाद, है ना। दो हम पॉइंट देख चुके हैं, जिनमें से पहला कथानक और दूसरा क्या था हमारा? चरित्र चित्रण। और तीसरा अब हमारा है संवाद, है ना। संवाद में बताया गया है कि संवाद पात्रों द्वारा बोली गई पंक्तियां होती हैं। ये कथा साहित्य का एक महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो कहानी को गति प्रदान करने का काम करते हैं, पात्रों के व्यक्तित्व को उजागर करते हैं और साथ ही दोस्तों विचारों और भावनाओं को भी व्यक्त करने का काम हमारा संवाद में होता है। ठीक है, अब इसी के साथ आता है दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट। इसमें हम बोल सकते हैं परिवेश या तो फिर हमारा वातावरण इसमें मौजूद होता है। अब इसके अंतर्गत बताया गया है कि परिवेश या वातावरण से सतर्क तात्पर्य उस स्थान या समय से है जहाँ कहानी घटित तो होती हैं। इसमें भौतिक स्थान जैसे कि शहर, गांव, घर, समय भूतकाल, वर्तमान काल या फिर भविष्य काल, दिन, रात, मौसम, जो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों कि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीति रिवाज, परंपराएं, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक दशा शामिल होती हैं। परिवेश कहानी को विश्वसनीयता प्रदान करता है और पात्रों के व्यवहार को प्रभावित करता है। यह कहानी में एक विशेष मोड़ या माहौल भी उत्पन्न करने का काम करता है। उदाहरण के लिए एक डरावनी कहानी में अंधेरा, सुनसान जगह का परिवेश भय का माहौल बनाता है। परिवेश का विस्तृत और सजीव वर्णन कहानी को अधिक प्रभावित बनाता है। ठीक है, करता है। अब इसी के साथ आता है दोस्तों हमारा पांचवा पॉइंट, जो कि बताया गया है इसके अंतर्गत उद्देश्य या तो फिर संदेश, है ना। इसमें बताया गया है दोस्तों कि प्रत्येक कथा साहित्य का कोई ना कोई अंतर्निहित उद्देश्य या संदेश होते हैं जिसे लेखक पाठक तक पहुंचाता है। यह कहानी का केंद्रीय विचार या मुख्य भाव होता है जो पात्रों के संघर्ष, घटनाओं और संवादों के माध्यम से व्यक्त होता है। उद्देश्य स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि उद्देश्य जो है वे स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है या फिर सूक्ष्म रूप से कहानी में निहित हो जा सकता है। यह नैतिक, दर्शन, सामाजिक टिप्पणी या मानव अनुभव के किसी पहलू से संबंधित हो सकता है ना। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं दोस्तों कि प्रेमचंद की कहानियों में अक्सर सामाजिक न्याय, ग्रामीण जीवन की समस्याएं और मानवीय मूल्यों का संदेश होता है। एक सशक्त उद्देश्य कहानी को केवल मनोरंजन से ऊपर उठकर उसे विचारोत्तेजक और यादगार बनाता है। ठीक है दोस्तों, पॉइंट लिखते समय अगर आपको लगता है कि कुछ उदाहरण डालना चाहिए तो आप डाल सकते हैं। उदाहरण से यहाँ पे आंसर और भी बहुत अधिक प्रभावित करने का काम करता है। ठीक है, अलग मोड़ प्रदान करता है ना। तो आप जितना हो सके उदाहरण डाल सकते हैं। अब हमारा छठा पॉइंट आता है दोस्तों भाषा शैली। हमारा कथा साहित्य का जो तत्व के रूप में है छठा पॉइंट वह भाषा शैली है कि कथानक में हमारा भाषा शैली क्या होनी चाहिए। तो उससे हमारा तात्पर्य बताया जा रहा है कि लेखक द्वारा कहानी कहने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा और उनकी प्रस्तुतिकरण के तरीके से है ना, कि उसके जो लेखक हैं उसके द्वारा कहानी किस प्रकार लिखी जा रही है, किस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, किस तरीके से प्रस्तुत की जा रही हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, इसमें शब्द चयन, वाक्य विन्यास, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और वर्णन की कला शामिल होती हैं।
इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है भाषा शैली के अंतर्गत। ठीक है, भाषा शैली कहानी के मोड़, टोन और प्रवाह को निर्धारित करती हैं। एक ही कहानी को विभिन्न शैलियों में लिखा जा सकता है और प्रत्येक शैली का अपना प्रभाव होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा 7वां पॉइंट आता है दोस्तों, कथावाचक। ठीक है, कथावाचक कौन होता है? तो चलिए हम देखते हैं दृष्टिकोण। दृष्टिकोण से तात्पर्य उस कोण से है जिसमें कहानी बताई जाती है कि यह तय करता है कि पाठक कहानी की किन घटनाओं को या पात्रों को कैसे देखता है। ठीक है, इसमें आपको इस चीज़ को नहीं देखना है, तृतीय पुरुष सर्वज्ञ को, इस चीज़ को आपको नहीं देखना है। अब हम निष्कर्ष के रूप में देखते हैं दोस्तों कि हिंदी कथा साहित्य एक जीवंत और विकसित होती हुई विधा है जो मानव अनुभव को गहराई से समझने और व्यक्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। इसकी परिभाषा में घटनाओं की क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण, मानव का चित्रण, मनोरंजन, शिक्षा और कल्पना यथार्थ के समन्वय जैसे पहलू शामिल होते हैं। वही कथानक, चरित्र चित्रण, संवाद, परिवेश, उद्देश्य, भाषा शैली और दृष्टिकोण जैसे प्रमुख तत्व मिलकर एक प्रभावी कथा का निर्माण करने का काम करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ अब हमारा ये क्वेश्चन जो होता है वे समाप्त होती हैं। तो चलिए हम मिलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन का आंसर लेकर के। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक बार मैं पुनः बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन होने वाला है, ये क्वेश्चन जो हम अभी कंप्लीट किए हैं वे यूजी सेमेस्टर 5 मेजर कोर्स 11 की हिंदी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस प्रश्न को आप जितना अधिक हो सके आप बेहतरीन तरीके से तैयार कर लें और एग्ज़ाम में उसके बाद ही बैठे। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।